Dear students, today we are going to do lesson number 3 from our class 12th general English book. The title of the lesson is Thinking Out of the Box, Lateral Thinking. तो ये इसका टाइटल है लेटरल थिंकिंग। लेटरल थिंकिंग क्या है, उसकी डेफिनेशन ही है थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स। तो इस पूरी लाइन का मतलब क्या है? लेटरल लेटरल का बेसिक मीनिंग है जिसे कहते हैं साइडवेज। एक होता है स्ट्रेट, एक होता है साइडवेज। और साइडवेज थिंकिंग मतलब अलग हटके सोच, डिफरेंट सोच। सो नॉर्मल थिंकिंग से, नॉर्मल सोच से अलग तरह की सोच। तो यही इसका टाइटल है। तो अलग तरह की सोच की कई प्रॉब्लम्स ऐसी आती हैं लाइफ में जिनका आसानी से सोल्यूशन नहीं मिलता। सो नॉर्मल जो लोग होते हैं वो तो सिंपल सोल्यूशन ढूंढते हैं, लेकिन जो क्रिएटिव लोग होते हैं, रचनात्मक लोग होते हैं, वो लेटरल थिंकिंग का इस्तेमाल करते हैं, अलग हटके अपनी जो सोच है वो रखते हैं। तो यही लेसन का टाइटल है। थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स का मतलब भी यही है और लेटरल थिंकिंग का मतलब भी यही है। सो लेट्स सी व्हाट्स रिटन इन द लेसन। सो लेसन एक्सप्लेन्स एग्जैक्टली, एग्जाम्पल दे के बताया गया है कि लेटरल थिंकिंग होती क्या है। तो यदि अभी भी आपको डेफिनेशन क्लियर नहीं है तो बाय द एंड ऑफ द लेसन जब आप पूरा पढ़ लोगे, एग्जाम्पल्स देख लोगे, तो यू विल क्लियरली अंडरस्टैंड व्हाट लेटरल थिंकिंग इज। सो लेट्स सी। तो कह रहा मैनी ईयर्स एगो, बहुत साल पहले की बात है। इन ए स्मॉल इंडियन विलेज, एक छोटे भारतीय गांव में, ए फार्मर हैड द मिसफॉर्चून, एक फार्मर का ये मिसफॉर्चून था, उसकी बदकिस्मती थी, ऑफ ओइंग अ लार्ज सम ऑफ मनी, कि उसने एक लार्ज सम ऑफ मनी देने थे, बड़ा पैसे काफ़ी देने थे, टू ए विलेज मनी लेंडर। गांव का जो मनी लेंडर था, साहूकार था, उसके पैसे उसने चुकाने थे, उसका कर्जा चुकाना था। द मनी लेंडर, जो मनी लेंडर था, जो साहूकार था, वॉज ओल्ड एंड अगली, जो कि ओल्ड था, बूढ़ा था, और अगली था, भद्दा था, देखने में अच्छा नहीं था। फैंसीड द फार्मर्स ब्यूटीफुल डॉटर, सो वो फार्मर की जो ब्यूटीफुल डॉटर थी, खूबसूरत उसकी बेटी थी, उसको फैंसी करता था, कि उसकी और आकर्षित था, उसके बारे में उसको मैरिज करना चाहता था उसके साथ। सो ही प्रपोज्ड ए बार्गेन, तो उसने एक बार्गेन प्रपोज किया, एक सौदे का प्रस्ताव रखा। ही सेड, उसने कहा, ही वुड फॉरगो द फार्मर्स डेप्ट, कि वो फार्मर का जो डेप्ट है, कर्जा है, उसको फॉरगो कर देगा, छोड़ देगा, माफ़ कर देगा। इफ़ ही कुड मैरी द फार्मर्स डॉटर, यदि वो फार्मर की बेटी के साथ शादी कर सके तो, यानी कि यदि फार्मर अपनी बेटी की शादी उससे कर दे तो वो कहता है कि मैं फार्मर का कर्जा जो है वो माफ़ कर दूंगा। बोथ द फार्मर एंड हिज डॉटर वर हॉरिफाइड, और दोनों फार्मर भी और उसकी जो बेटी भी थी, किसान और उसकी बेटी, दोनों हॉरिफाइड हो गए, बड़े डर गए, घबरा गए, बाय द प्रपोजल, इस प्रपोजल को सुन के, इस प्रस्ताव को सुन के। सो द कनिंग मनी लेंडर, तो इसलिए जो कनिंग मनी लेंडर था, श्रीव्ड, धूर्त जो मनी लेंडर था, उसने सुजेस्ट किया, साहूकार ने ये सलाह दी, दैट दे लेट प्रोविडेंस डिसाइड, कि प्रोविडेंस को डिसाइड करने दें। सो प्रोविडेंस मीन्स गॉड, परमात्मा, ऊपर वाली शक्ति, किस्मत की शक्ति कह लो। द मैटर, सो इस मैटर को, इस मामले को कहता है कि किस्मत पे छोड़ दें या परमात्मा पे छोड़ दें, तो वही इसका फैसला करे। ही टोल्ड देम, उसने उनको बताया, दैट ही वुड पुट अ ब्लैक पेबल एंड ए वाइट पेबल इनटू एन एम्प्टी मनी बैग, कि वो एक ब्लैक पेबल, ब्लैक पेबल मीन्स स्टोन, स्मॉल स्टोन, छोटा पत्थर, एक काले रंग का पत्थर, और एक वाइट रंग का पत्थर, एक एम्प्टी खाली मनी बैग में, पैसे डालने वाले बैग में, किसी भी बैग में दो पत्थर डालेगा, वो एक ब्लैक कलर का और एक वाइट कलर का। देन द गर्ल वुड हैव टू पिक वन पेबल, और लड़की ने एक पेबल उठाना है बीच में से, फ्रॉम द बैग, बैग में से। इफ़ शी पिक द ब्लैक पेबल, यदि वो ब्लैक पेबल उठाती है, काला पत्थर उठाती है, शी वुड बिकम हिज वाइफ, तो वो उसकी पत्नी बन जाएगी, यानी कि उसको उसके साथ शादी करनी होगी। एंड हर फादर्स डेप्ट वुड बी रिटर्न ऑफ, और उसके पिता का जो कर्जा है वो माफ़ कर दिया जाएगा। इफ़ शी पिक्ड द वाइट पेबल, और यदि वो वाइट पेबल उठाती है, शी नीड नॉट मैरी हिम, तो फिर उसको मैरी करने की ज़रूरत नहीं है, मैरिज करने की ज़रूरत नहीं है। एंड हर फादर्स डेप्ट वुड स्टिल बी रिटर्न ऑफ, और उसके पिता का कर्जा फिर भी माफ़ कर दिया जाएगा। तो उसने कहा दो पत्थर डालूंगा, एक ब्लैक और वाइट, तो यदि बिना देखे एक को निकालना है, यदि ब्लैक हाथ में आ गया तो तुम्हें मैरिज करनी पड़ेगी मेरे साथ, तुम्हारे पिता का कर्जा माफ़ कर दूंगा। यदि तुमने वाइट निकाल लिया तो फिर मैरिज करने की ज़रूरत नहीं है, शादी नहीं करनी, और
कर्ज़ा फिर भी मैं माफ़ कर दूंगा। बट इफ़ शी रिफ्यूज्ड टू पिक ए पेबल, लेकिन यदि उसने पेबल उठाने से रिफ्यूज़ कर दिया, मना कर दिया कि मैं ये गेम खेलूंगी नहीं, मैं कोई पेबल पत्थर निकालूंगी नहीं, हर फादर वुड बी थ्रोन इनटू जेल। तो फिर उसके पिता को जेल में फेंक दिया जाएगा, जेल में डाल दिया जाएगा, क्योंकि उन्होंने कर्जा जो है वो नहीं चुकाया। तो ये प्रस्ताव रखा उस लालची श्रूड व्यक्ति ने। दे वर स्टैंडिंग ऑन अ पेबल स्ट्यून पाथ, और वो एक पेबल स्ट्यून पाथ, जहाँ पे पेबल्स स्ट्यून मीन्स बिखरे हुए थे, स्प्रेड थे, फैले हुए थे छोटे छोटे पत्थर, उस जगह पे, उस रास्ते पे वो खड़े थे उस समय। इन द फार्मर्स फील्ड, फार्मर के खेत में थे। एज दे टॉक्ड, जब जैसे वो बात कर रहे थे, द मनी लैंडर बेंट ओवर, जो मनी लैंडर था, जो साहूकार था, वो नीचे झुका टू पिक अप टू पेबल्स, दो पेबल्स उठाने के लिए, दो पत्थर उठाने के लिए। एज ही पिक्ड देम अप, और जब उसने उठाया, द शार्प आइड गर्ल, जो तेज़ निगाह वाली लड़की थी, नोटिस्ड, उसने ये नोटिस किया, ऑब्जर्व किया, उसने देख लिया दैट ही हैड पिक्ड अप टू ब्लैक पेबल्स, कि उसने दो काले पत्थर उठाए हैं, एंड पुट देम इनटू द बैग, और उनको बैग में डाला है। ही देन आस्क्ड द गर्ल, फिर उसने लड़की से कहा टू पिक ए पेबल फ्रॉम द बैग, कि बैग में से पेबल निकालो। नाउ अब इमेजिन, इमेजिन करो, कल्पना करो, यू वर स्टैंडिंग इन द फील्ड, कि तुम वहाँ पे खड़े हो, मान लो फील्ड में, खेत में। वट वुड यू हैव डन, तो तुमने क्या करना था। इफ़ यू हैड बीन द गर्ल, यदि आप उस लड़की की जगह पे होते तो आप क्या करते। इफ़ यू हैड टू एडवाइज़ हर, यदि आपने उसको एडवाइस देनी हो, सलाह देनी हो लड़की को, व्हाट वुड यू हैव टोल्ड हर, तो आपने उसको क्या बताना था। तो ये सिचुएशन है, उसने बता दिया कि ऐसा ऑप्शन उसने रखी है। और उसके बाद उसने चालाकी की, कह तो उसने दिया कि तुम वाइट पेबल निकाल लोगी तो तुम्हें मैरिज करने की ज़रूरत नहीं है, ब्लैक उठाओगी तभी करनी पड़ेगी। तो लेकिन उसने चालाकी यही की कि दोनों ब्लैक ही बीच में डाले, नज़र बचा के, कि कोई भी निकालेगी तो ब्लैक ही निकलेगा, मैरिज करनी ही पड़ेगी उसको। तो वो कह रहा है कि मान लो आप उस लड़की की जगह होते, लड़की ने तो देख लिया कि दोनों काले पत्थर ही उठाए थे उसने, तो यदि आप उसकी जगह पे होते तो आप क्या करते, आप उसको क्या एडवाइस दोगे लड़की को। केयरफुल एनालिसिस वुड प्रोड्यूस थ्री पॉसिबिलिटीज़, और ध्यान ध्यान से यदि इसका एनालिसिस किया जाए, इसका विश्लेषण किया जाए, तो तीन संभावनाएं सामने आती हैं। सो तीन चीज़ें वो कर सकती है यदि नॉर्मल देखें तो। द गर्ल शुड रिफ्यूज़ टू टेक ए पेबल, तो पहली ऑप्शन तो यही है कि वो रिफ्यूज़ कर दे, मना कर दे कि मैं पेबल नहीं निकालती। द गर्ल शुड शो, लड़की ये दिखा दे दैट देयर वर टू ब्लैक पेबल्स इन द बैग, कि दो काले पत्थर हैं, वो एक्सपोज कर दे, बता दे। एंड एक्सपोज द मनी लेंडर एज ए चीट, और उसका भांडा फोड़ दे, उसका भेद खोल दे, और बता दे कि ये एक चीट है, ये धोखेबाज है, इसने दो काले पत्थर डाले हुए थे बैग में। थर्ड, सी जो पार्ट है, द गर्ल शुड पिक ए ब्लैक पेबल, सो लड़की ब्लैक पेबल ही निकाले, हालांकि पता ही है कि ब्लैक पेबल ही निकलना है, तो फिर भी निकाल ले चुपचाप। एंड सेक्रीफाइस हरसेल्फ, अपना बलिदान दे दे, त्याग कर दे, इन ऑर्डर टू सेव हर फादर, अपने पिता को बचाने के लिए, फ्रॉम डेप्ट एंड इम्प्रिजनमेंट, सो कर्जे से और कैद से, जेल से बचाने के लिए वो खुद को बलिदान कर दे चुपचाप, ना चाहते हुए भी शादी कर ले काला पत्थर निकाल के। तो कहता है कि मान लो ये तीन ऑप्शंस सामने नज़र आती हैं, कि या मना कर दे, या फिर सबको बता दे कि इसने दो काले पत्थर उठाए हैं, या तीसरा चुपचाप पत्थर उठा ले। टेक ए मोमेंट टू पॉन्डर ओवर द स्टोरी, और एक क्षण रुको, आप पॉन्डर ओवर करो, थिंक ओवर करो, विचार करो इस कहानी पे। द अबव स्टोरी इज़ यूज्ड, जो इस अबव जो ऊपर लिखी कहानी है, इसका इस्तेमाल किया जा रहा है विद द होप, इस होप से, इस उम्मीद से, दैट इट विल मेक अस अप्रिशिएट, कि ये हमें अप्रिशिएट करवाएगी, हमें तारीफ़ करने को, हमें मजबूर करेगी, द डिफरेंस बिटवीन लेटरल एंड लॉजिकल थिंकिंग। तो लेटरल और लॉजिकल थिंकिंग दोनों में क्या फ़र्क होता है, तो वो समझ भी पाएंगे और उसकी सराहना भी कर पाएंगे लेटरल थिंकिंग की। तो अभी इसी स्टोरी से हमें पता चल जाएगा लेटरल थिंकिंग का मीनिंग क्या है। तो दो तरह की थिंकिंग की बात की, एक लेटरल, एक लॉजिकल। लॉजिकल मीन्स तर्क वाली थिंकिंग, नॉर्मल थिंकिंग, नॉर्मल दिमाग से जो हम करते हैं वो लॉजिकल थिंकिंग होती है। और लेटरल थिंकिंग लॉजिकल थिंकिंग से कैसे अलग है, उसका मतलब क्या है, वो अभी हमें पता चलेगा। द गर्ल्स डायलेमा, और लड़की का जो डायलेमा है, उसकी जो कशमकश है, जो उसको हेजिटेशन है, उसको समझ नहीं लग रही, कैन नॉट बी सॉल्व, उसको सॉल्व नहीं किया जा सकता, उसको हल नहीं किया जा सकता
विद ट्रेडिशनल लॉजिकल थिंकिंग। जो ट्रेडिशनल पुरानी लॉजिकल तर्क वाली सोच है उसके साथ इस समस्या का हल नहीं निकल सकता। तो तर्क वाली सोच तो यही बताती है, ये जो ऊपर वाले तीन ऑप्शंस हैं ये लॉजिकल थिंकिंग वाले ऑप्शंस हैं, तीनों में कोई भी ऑप्शन ऐसा नहीं है जो बहुत बेनिफिशियल हो उसके लिए। थिंक ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेस, उन कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में सोचो, उन नतीजों के बारे में सोचो। इफ़ शी चूजेज द अबव लॉजिकल आंसर्स, ये जो ऊपर दिए गए लॉजिकल आंसर्स हैं नॉर्मल थिंकिंग के साथ जो सोचे हुए आंसर हैं ये तीन ऑप्शंस, तो इनके क्या क्या नतीजे निकलेंगे वो हम सोचें। व्हाट वुड यू रिकमेंड द गर्ल टू डू, आप क्या रिकमेंड करोगे लड़की को कि वो क्या करे। दिस इज़ व्हाट द गर्ल एक्चुअली डिड। और अब हम ये देखने जा रहे हैं, मान लो आपने चलो सोचा होगा कि ए कर दे, बी कर दे या सी कर दे, तो तीनों में लेकिन उसका क्या बेनिफिट हो सकता है, तो ये भी सोचें साथ में। और अब हम ये देखेंगे कि उसने ए बी या सी में से कोई चीज़ की या इनसे भी कुछ अलग काम किया उसने। ए बी सी ये लॉजिकल थिंकिंग वाली तीनों चीज़ें हैं, और लेटरल थिंकिंग वाली क्या चीज़ है वो हमें अभी आगे जाके पता चलेगा। द गर्ल पुट हर हैंड इन टू द मनी बैग, तो लड़की ने अपना जो हाथ था वो मनी बैग में डाला। एंड ड्रू आउट ए पेबल, उसने उसमें से पेबल निकाला। तो उसने कोई मना नहीं किया, उसने कुछ बोला नहीं, उसने चुपचाप हाथ डाला और पेबल निकाला, स्टोन निकाला, पत्थर निकाला। विदाउट लुकिंग एट इट, बिना उसकी ओर देखे, शी फंबल्ड, सो वो उसने फंबल किया, हड़बड़ाहट दिखाई। एंड लेट इट फॉल ऑन टू द पेबल्स ट्यून पाथ, और उसको गिरने दिया, जैसे हड़बड़ाहट में हाथ से वो फिसल गया हो, छूट गया हो। और जो पेबल्स ट्यून पाथ है, नीचे पत्थरों से ढका हुआ जो रास्ता है, तो उस पर उसने पत्थर को गिर जाने दिया, हाथ से फिसल के जानबूझ के गिर जाने दिया। वेयर इट इमीजिएटली बिकेम लॉस्ट, जहाँ पे वो एकदम तुरंत लॉस्ट हो गया, गुम हो गया। एमंग ऑल द अदर पेबल्स, सो बाकी जो जितने भी पेबल्स थे उनमें वो मिक्स हो गया, वो वाला पेबल जो था, जो उसने निकाला था, जो उसके हाथ से हड़बड़ाहट में उसने शो किया कि गिर गया है मेरे से। ओह हाउ क्लम्सी ऑफ मी, ही सेड, उसने कहा मैं कितनी क्लम्सी हूँ, कितनी अनाड़ी हूँ। बट नेवर माइंड, उसने कहा लेकिन कोई बात नहीं, फिक्र ना करो। इफ़ यू लुक इन टू द बैग, यदि आप बैग में देखोगे, फॉर द वन दैट इज़ लेफ्ट, कि वो जो दूसरा पत्थर जो बचा हुआ है यदि आप वो देख लो, यू विल बी एबल टू टेल, तो आप ये बता पाओगे विच पेबल आई पिक्ड, कि मैंने कौन सा उठाया था। तो उसने कहा कि दो पेबल ही इसमें होने चाहिए थे, एक वाइट और एक ब्लैक, तो जो दूसरा बचा है तो मैंने उससे ऑपोजिट ही उठाया होगा जो गिरा होगा। तो सिंस द रिमेनिंग पेबल इज़ ब्लैक, और क्योंकि जो बचा हुआ पेबल बैग में वो ब्लैक है, ब्लैक कलर का है, इट मस्ट बी एज्यूम्ड, तो ये चीज़ एज्यूम करनी पड़ेगी, माननी पड़ेगी, दैट शी हैड पिक्ड द वाइट वन, कि उसने वाइट वाला उठाया था, सो वाइट वाला ही गिरा होगा इसीलिए ब्लैक बचा है, यही कहा जाएगा। एंड सिंस द मनी लैंडर डेयर्ड नॉट एडमिट हिज डिसऑनेस्टी, और जो मनी लैंडर था उसकी हिम्मत नहीं थी कि अपनी डिसऑनेस्टी को, अपनी बेईमानी को वो स्वीकार करे कि मैंने दोनों काले पत्थर डाले थे, अपने मुंह से तो कह नहीं सकता था। द गर्ल चेंज्ड, और इस तरह से लड़की ने बदल दिया, व्हाट सीम्ड एन इम्पॉसिबल सिचुएशन, जो कि इम्पॉसिबल सिचुएशन लगती थी, असंभव हालात लगते थे, इनटू एन एक्सट्रीमली एडवांटेजियस वन, बहुत ज़्यादा अपने लिए एडवांटेजियस, बेनिफिशियल, फ़ायदेमंद हालत में उसको बदल दिए। सो लगता तो यही था कि ये जो तीनों ऑप्शंस हैं तीनों उसके अगेंस्ट हैं। ठीक है, तीनों में उसका नुकसान ही है, चाहे वो ए चूज़ करती या बी करती या सी करती। और ये ए बी सी ऑप्शन ये तीनों लॉजिकल थिंकिंग की ऑप्शंस थी। कि पहली ऑप्शन थी वो रिफ्यूज़ कर दे, मना कर दे, पेबल निकालने से मना कर देती तो उसके फादर को जेल जाना पड़ता। बी ऑप्शन थी कि वो सबको बता देती कि इसके काले दोनों में ब्लैक पेबल्स हैं, तो फिर भी कोई फ़ायदा तो फिर भी नहीं होना था, कर्जा तो फिर भी लेकिन वही का वही रहना था, उसमें भी बेनिफिट नहीं था। और सी ऑप्शन थी कि अपना बलिदान दे दे, त्याग दे दे, तो उसमें भी उसका नुकसान ही था कि उससे शादी कर लेती तो उसका नुकसान था उसमें भी। और ये लॉजिकल थिंकिंग वाली सारी ऑप्शन छोड़ के उसने अपने एक नई ऑप्शन बनाई जो कि लेटरल थिंकिंग वाली ऑप्शन थी। और लेटरल थिंकिंग में उसने ये चीज़ बताई कि कैसे उसने उसी को जो पासा था वो पलट दिया, और जो डिफ़िकल्ट सिचुएशन लगती थी उसको अपनी एडवांटेजियस सिचुएशन उसका बना दिया और उससे बेनिफिट लिया। व्हाट डज दिस स्टोरी टीचर्स, ये कहानी हमें क्या सिखाती है। इज़ इट दैट द मोस्ट कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स डू हैव ए सोल्यूशन, क्या यही सिखाती है हमें कि क्या हर कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम चाहे जितनी भी हो, जितनी भी कठिन समस्या हो, उसका सोल्यूशन ज़रूर होता है।
इट इज़ ओनली दैट वी डोंट अटेम्प्ट टू थिंक इन दैट डायरेक्शन। सिर्फ बात यही है कि हम कोशिश नहीं करते उस डायरेक्शन में, उस दिशा में सोचने की। इट टीचेज अस टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। तो ये हमें सिखाती है कि हम आउट ऑफ द बॉक्स सोचें, अपने दिमाग के जो नॉर्मल विचार हैं उनमें से निकल के बाहर आके कुछ अलग सोचें, और थिंक लेटरली या लेटरली सोचें। इसी को थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स की डेफिनेशन ही है, थिंक लेटरली, कि अलग तरह से सोचना, ठीक है, डिफरेंट ढंग से सोचना। व्हाट इज़ लेटरल थिंकिंग, और लेटरल थिंकिंग है क्या? सब डेफिनेशन की बात कर रहे हैं कि लेटरल थिंकिंग की मान लो डेफिनेशन लिखनी हो, समझ तो आपको लग गया होगा। एग्जाम्पल में बहुत क्लियरली बताया गया है कि जो लड़की ने जिस तरह की सोच रखी तो वही लेटरल थिंकिंग थी। अब मान लो शब्दों में इसकी परिभाषा देखें, डिफाइन करना हो, तो व्हाट इज़ लेटरल थिंकिंग? लेटरल थिंकिंग इज़ क्रिएटिव और नॉन लीनियर थिंकिंग। हम कह सकते हैं लेटरल थिंकिंग क्रिएटिव, रचनात्मक, या नॉन लीनियर, नॉन स्ट्रेट, जो कि बिल्कुल सीधी नहीं है, इस तरह की थिंकिंग है। इट इज़ थिंकिंग डिफरेंटली, इसका मतलब यही है कि थिंकिंग डिफरेंटली, अलग तरह से सोचना, और डूइंग समथिंग डिफरेंट, या कुछ अलग करना। डूइंग समथिंग दैट माइट बी क्वाइट नॉवेल, कुछ ऐसा करना जो कि काफ़ी नया हो, एंड अनकन्वेंशनल इन नेचर, और अनकन्वेंशनल हो, ट्रेडिशनल ना हो, पुराना जो सोच है, पुराना तौर तरीके से अलग हो। अकॉर्डिंग टू एडवर्ड डी बोनो, हु प्रोपेगेटेड दिस नोशन, और जो एडवर्ड डी बोनो है वो व्यक्ति जिन्होंने इस नोशन को, इस आइडिया को प्रोपेगेट किया, स्प्रेड किया, फैलाया, इस लेटरल थिंकिंग के विचार को। सो एडवर्ड डी बोनो ने इस लेटरल थिंकिंग वाली टर्म को कॉइन किया था कि इंटेलिजेंस इज़ ए पोटेंशियल। और एडवर्ड डी बोनो की क्या कहते हैं कि इंटेलिजेंस एक पोटेंशियल है, हमारी जो बुद्धिमत्ता है वो एक क्षमता है, दैट ऑल ऑफ अस हैव, जो कि हम सभी के अंदर है। इंटेलिजेंस तो सबके अंदर है। एंड थिंकिंग इज़ ए स्किल, और जो थिंकिंग है, सोचना, ये एक स्किल है, एक हुनर है, टू यूज़ दैट पोटेंशियल वेल। ये जो पोटेंशियल हमें क्षमता मिली है, हमें दिमाग सभी को मिला है, सोचने की शक्ति तो सभी, बुद्धिमत्ता सभी में को दी गई है, लेकिन उसका इस्तेमाल करना अच्छे तरीके से सोचने में, तो ये एक स्किल है, ये एक हुनर है। इट चैनल्स आवर इंटेलिजेंस अप्रोप्रिएटली, और ये हमारी जो इंटेलिजेंस है, हमारी बुद्धिमत्ता है, उसको चैनल करती है, रास्ता दिखाती है, अप्रोप्रिएटली, राइट तरीके से। वन में बी ए गुड थिंकर, कोई व्यक्ति अच्छा विचारक हो सकता है, विदाउट बीइंग एन इंटेलेक्चुअल, बिना बुद्धिजीवी हुए, एंड वाइसे वर्सा, और वाइसे वर्सा मतलब ऑपोजिट भी हो सकता है कि कोई ऐसा व्यक्ति भी हो सकता है जो बड़ा अच्छा थिंकर हो, किसी प्रॉब्लम का बड़े आसानी से सोल्यूशन निकाल पाता हो, हालांकि वो इंटेलेक्चुअल ना हो, ज़्यादा पढ़ा लिखा बुद्धिजीवी ना हो, ऐसा भी हो सकता है। और वाइसे वर्सा ऑपोजिट भी हो सकता है, ठीक है, कि वो पढ़ा लिखा है लेकिन हल नहीं निकाल पाता, ऐसा भी हो सकता है। दोनों तरह से चीज़ें हो सकती हैं। हेयर इज़ अनदर स्टोरी, एक और कहानी है, दैट इलस्ट्रेट, जो इलस्ट्रेट करती है, एक्सप्लेन करती है, डेमोस्ट्रेट करती है, शो करती है द यूज़ ऑफ लेटरल थिंकिंग, लेटरल थिंकिंग के यूज़ को। सो वैसे तो डेफिनेट पिछली स्टोरी से पता चल गया होगा लेटरल थिंकिंग क्या होती है। यदि अभी भी थोड़ा कोई डाउट भी हो, तो एक अगली कहानी वो सुना रहे हैं कि जिससे आपको क्लियर हो जाएगा लेटरल थिंकिंग होती क्या है। अ मिलियनियर नेम्ड थॉमस, और एक जो मिलियनियर, बहुत अमीर व्यक्ति, करोड़पति व्यक्ति, वॉकड इनटू ए पॉपुलर बैंक, वो एक मशहूर बैंक के अंदर गया, इन द मिडल ऑफ न्यूयॉर्क सिटी, जो कि न्यूयॉर्क सिटी के बिल्कुल बीच में, सेंटर में एक बड़ा सा बैंक था। एंड वहाँ गया एंड रिक्वेस्टेड टू स्पीक टू अ लोन ऑफिसर, और उसने कहा कि मैं लोन ऑफिसर से बात करना चाहता हूँ। तो जो लोन देते हैं, कर्जा देते हैं, जो ऑफिसर बैंक में जिनकी ड्यूटी है, तो मैं उनसे बात करना चाहता हूँ। ही डिड नॉट इन्फॉर्म द स्टाफ, उसने स्टाफ को ये नहीं बताया, बैंक वालों को ये नहीं बताया, ऑफ हिज इमेंस रिचेस, उसकी जो इमेंस, एक्सट्रीम, बहुत ज़्यादा अमीर है वो, ये बात उसने नहीं बताई। बट ही सिंपली सेड, उसने सिर्फ यही कहा दैट ही वॉज गोइंग अवे ऑन बिजनेस, कि वो बिज़नेस के सिलसिले में कहीं बाहर जा रहा है, दूर जा रहा है, फॉर ए फ्यू वीक्स, कुछ हफ्तों के लिए, टू अनदर कंट्री, किसी और देश जा रहा है, एंड नीडेड टू बोरो ए स्मॉल सम ऑफ मनी, $5,000। उसने कहा थोड़े से मुझे पैसे चाहिए उधार, $5,000 चाहिए। हालांकि बड़ा अमीर आदमी था, तो $5,000 छोटी सी रकम के लिए वो कह रहा है कि बैंक वालों को कहते हैं कि मुझे कर्जा चाहिए थोड़ा। बैंक्स बीइंग बैंक्स, और बैंक जो हैं वो बैंक ही होते हैं, बैंकों की जैसी आदत होती है। दे इमीडिएटली आस्क्ड फॉर सिक्योरिटी, उन्होंने तुरंत सिक्योरिटी मांगी कि कुछ गिरवी रखो, कुछ सिक्योरिटी दो, ऑन द लोन, लोन के ऊपर।
थॉमस पॉइंटेड आउट ऑफ द विंडो। थॉमस ने खिड़की के बाहर इशारा किया टू द शाइनी न्यू फेरारी पार्क राइट इन फ्रंट ऑफ द बैंक। सो शाइनी चमकदार नई फेरारी कार, बड़ी कीमती कार, बिल्कुल सामने बैंक के पार्क की हुई थी। उसने उसकी ओर इशारा किया, ये मेरी कार है, ये आप गिरवी रख लो ये। ही टुक द टाइटल। उसने अपना टाइटल लिया, अपना लेटर पैड निकाला, पेपर वर्क अपना किया, जो भी कागज़ चाहिए थे वो निकाले, एंड कीज़ आउट ऑफ हिज पॉकेट, और चाबियां निकाली गाड़ी की अपनी जेब में से, एंड स्लैप्ड देम डाउन ऑन द काउंटर, और उसको ज़ोर से काउंटर पे रख दिया, लाइक ए मैन ऑन ए मिशन। जैसे कोई व्यक्ति किसी खास मिशन पे, किसी खास मकसद पे बड़े पक्के इरादे से निकलने वाला हो, उस ढंग से उन्होंने अपना सारा कागज़ वगज सारा जो भी पेपर्स चाहिए थे और साथ में अपनी गाड़ी की चाबी काउंटर पे रख दी। द स्टाफ वेंट टू वर्क, और स्टाफ अपने काम में लग गया, चेकिंग आउट द वैलिडिटी ऑफ हिज ओनरशिप। सो चेक करने लगे कि ये ऑनरशिप इन्हीं की है, ये मालिक हैं इस कार के क्या है या नहीं। एंड श्योर इनफ, और पक्की बात थी, एवरीथिंग वाज चेकड आउट। सारा कुछ उन्होंने अच्छी तरह से चेक किया कि कार के पेपर्स सारे चेक किए, ये चेक किया कि इन्हीं के नाम पे है, एवरीथिंग चेक की। एंड ऑफ कोर्स विच बैंक वाज गोइंग टू टर्न डाउन $250,000। उन्होंने कहा ऑफ कोर्स ये तो क्लियर ही है कि कौन सा ऐसा बैंक होगा जो $250,000, एक चौथाई मिलियन डॉलर का जो हिस्सा है, तो इतने पैसे की कीमती चीज़ को कौन टर्न डाउन करेगा, कौन मना करेगा इन कोलैटरल सिक्योरिटी फॉर ए मियर $5,000 लोन। तो सिर्फ $5,000 लोन देना है, तो उसके बदले में 1 मिलियन का फोर्थ हिस्सा जो है उस कीमत की कई गुना ज़्यादा कीमत की चीज़ मिल रही हो सिक्योरिटी के तौर पे, तो कौन सा बैंक होगा जो उसको मना कर देगा। थॉमस लेफ्ट द बैंक। थॉमस बैंक से निकल आया विद हिज $5,000, अपने $5,000 के साथ। एंड द बैंक एम्प्लॉई टुक थॉमस कीज, और बैंक एम्प्लॉई ने थॉमस की चाबियां ली, एंड ड्रोव द ब्रांड न्यू फेरारी, और जो बिल्कुल ब्रांड न्यू फेरारी कार थी, डाउन इनटू द बैंक्स अंडरग्राउंड गैराज। और जो उसके अंडरग्राउंड गैराज था, जो उसको वहाँ पे पार्क कर दिया उन्होंने। ही एश्योर्ड थॉमस, उन्होंने थॉमस को यकीन दिलाया दैट इट वुड बी परफेक्टली सेफ, कि वो बिल्कुल सेफ रहेगी डाउन देयर, वहाँ पे नीचे बिल्कुल उसको सेफ रखा जाएगा। थॉमस देन लेफ्ट द बैंक। थॉमस फिर बैंक से चला गया, एंड कॉट हिज फ्लाइट, उसने अपनी फ़्लाइट पकड़ी टू हिज फार वे लैंड, दूर जिस जगह उसने जाना था, कंट्री जाना था, वो चला गया। एनीवे 2 वीक्स वेंट बाय, और फिर इसी तरह 2 हफ्ते जो थे वो गुजर गए। एंड श्योर इनफ, और पक्की बात है, द बैंक ओपन मंडे मॉर्निंग, और मंडे मॉर्निंग को 2 हफ्ते बाद जब बैंक खुला, टू सी थॉमस स्ट्रोल इन एंड स्लैप द $5,000, कि थॉमस स्ट्रोल करता हुआ, सैर करता हुआ बड़े आराम से ऐसे अंदर आया बैंक के, और उसने $5,000 स्लैप किए, जोर से आके रख दिए। ही हैड बोरोड बैक ऑन द काउंटर, और जो उसने बोरो किए थे, उधार लिए थे, वापस आके काउंटर पे उसने पैसे रख दिए, प्लस द इंटरेस्ट, और साथ में जो इंटरेस्ट है, ब्याज है, विच वाज अराउंड $15, और $15 का ब्याज था। $5,000 अमाउंट जो थी वो प्रिंसिपल अमाउंट थी जो ली थी, तो वो भी साथ में रख दिए। द लोन ऑफिसर आस्क्ड फॉर द कार, और लोन ऑफिसर ने कार मंगवाई टू बी ब्रॉट राउंड, कि उसको लेके आ जाए टू द फ्रंट ऑफ द बैंक, की बैंक के आगे ला के खड़ा कर दिया जाए। एंड देन आज थॉमस, फिर थॉमस को पूछा एक क्वेश्चन पूछा। उन्होंने कहा आवर बैंक प्राइड इटसेल्फ, कि हमारा बैंक इस बात पे गर्व करता है, कि हमें अभिमान है, गर्व है इस बात पे, कि इन डिटेल्स एंड कस्टमर सर्विसेज, की हम डिटेल्स के में जाते हैं, और कस्टमर सर्विसेज, ग्राहक सेवाओं में पे हमें गर्व है अपनी। ही सेड, उन्होंने कहा, एंड वाइल यू वर अवे, और जब आप गए हुए थे, वी डिड अ बैकग्राउंड चेक, हमने बैकग्राउंड चेक किया, आपकी पृष्ठभूमि के बारे में पता लगाया, आपकी डिटेल पता कराई। इट्स रूटीन, ये रूटीन है, नॉर्मल है हमारे लिए। एंड डिस्कवर्ड, हमें ये पता चला, यू आर एक्चुअली वन ऑफ द वेल्दीएस्ट मैन इन अमेरिका, आप असल में अमेरिका के जो सबसे अमीर लोग हैं, आप उनमें से एक हो। वाई ऑन अर्थ वुड यू नीड टू बोरो $5,000, तो आपको $5,000 बोरो करने की क्या ज़रूरत पड़ गई। इट जस्ट डजंट मेक सेंस, इसका कोई सेंस बनती नहीं है इस बात की। थॉमस स्माइल्ड, थॉमस मुस्कुराया, पिक्ड अप द कीज, उसने चाबियां उठाई फ्रॉम द काउंटर से, एंड सेड, और बोला, कैन यू टेल मी अनदर वे,
क्या आप मुझे कोई और तरीका बता सकते हो? आई कुड हैव पार्क माई न्यू फेरारी, जिससे मैं अपनी नई फेरारी कार को पार्क कर पाता, खड़ी कर पाता, इन द मिडल ऑफ न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क शहर के सेंटर में, फॉर 2 वीक्स, 2 हफ्तों के लिए, फॉर जस्ट $15, सिर्फ $15 के लिए, एंड स्टिल एक्सपेक्ट टू गेट इट बैक, और साथ में ये भी उम्मीद करता फिर भी कि इन टॉप कंडीशन की, मुझे टॉप कंडीशन में गाड़ी अपनी वापस मिल जाए। इतनी सस्ती पार्किंग कहीं मैं ले सकता था कि इतनी महंगी कार को 2 हफ्ते के लिए पार्किंग के लिए कहीं भी छोड़ता, उसकी जिम्मेवारी किसी को देके जाता, तो कितने ज़्यादा पैसे लगने थे। क्या आप सोच सकते हो सिर्फ $15 में 2 हफ्ते के लिए इतनी महंगी कार को पार्क करना, और बाद में बिल्कुल ऐसे ही अच्छी हालत में वो मिल जाए? तो और कोई तरीका था? विद दैट, और ये कह के थॉमस वॉकड आउट ऑफ द डोर। थॉमस दरवाजे से बाहर चला गया, एंड द लोन ऑफिसर स्माइल्ड अ बिगर स्माइल, और जो लोन ऑफिसर था उसने और भी बड़ी मुस्कुराहट उसके चेहरे पे आ गई, और क्योंकि वो मुस्कुराया उसकी बुद्धिमत्ता को देख के, थॉमस की लेटरल थिंकिंग को देख के। तो ये एक और उसकी एक्सप्लेनेशन है लेटरल थिंकिंग की। 2 उदाहरणें दी गई हैं, पहले वो लड़की वाली स्टोरी थी, अब थॉमस की स्टोरी है कि थॉमस यदि नॉर्मल थिंकिंग से सोचता तो कहीं पार्किंग वाली जगह पे जाता, पार्किंग स्पेस ढूंढता, और वहाँ पे इतनी महंगी कार को संभाल के रखने के लिए काफ़ी पैसे चार्ज किए जाते, और इतनी अच्छी तरह से उसकी देखभाल भी, संभाल भी नहीं होनी थी। तो बैंक में जितनी अच्छी तरह से संभाल हुई, तो बैंक वैसी संभाल तो कहीं पे भी नहीं हो सकती थी, और सिर्फ $15 में। तो ये एक नॉर्मल व्यक्ति नॉर्मल थिंकिंग से ये चीज़ें नहीं सोच सकता था, जो थॉमस ने लेटरल थिंकिंग से सोची। Examples of applications of lateral or non-linear thinking abound in several fields। और इस तरह की जो उदाहरणें हैं, एग्जांपल्स हैं, जहाँ पे लेटरल थिंकिंग या नॉन लीनियर थिंकिंग जो है, नॉन लीनियर लेटरल एक ही बात है। नॉन लीनियर मतलब यही है कि जो स्ट्रेट नहीं है, सो लेटरल मतलब यही है कि साइडवेज, सीधी नॉर्मल सिंपल सोच से हटके। तो इस तरह की जो एग्जांपल्स हैं, अबाउंड मतलब बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं, सेवरल फील्ड्स, बहुत से क्षेत्रों में। इन क्रिकेट में कैरी पैकर इंट्रोड्यूस डे नाइट मैचेस। कैरी पैकर ने डे नाइट मैचेस की शुरुआत की। कलरफुल बॉल्स एंड क्लोथिंग, और कलरफुल बॉल्स, पहले सिर्फ रेड कलर की बॉल होती थी अलग, उसके बाद वाइट बॉल, अभी तो पिंक भी आ गई है। तो इस कलर की बॉल्स, और पहले वाइट कपड़े ही होते थे, अब उसके बाद कलर्ड कपड़े की शुरुआत की कैरी पैकर ने क्रिकेट में। डिपार्चर फ्रॉम ट्रेडिशन, और ये एक डिपार्चर था, एक ट्रेडिशन से हटके था, रीति रिवाजों से, पुरानी तरीके से हटके था। दैट बिकेम सो सक्सेसफुल, और इतना सफल हुआ, दैट द होल वर्ल्ड ऑफ क्रिकेट अडॉप्टेड इट, कि पूरे क्रिकेट जगत ने इसको अडॉप्ट किया, इसको अपनाया। ऑस्ट्रेलिया एक्सपेरिमेंटेड विद 2 डिफरेंट कैप्टन्स। ऑस्ट्रेलिया ने 2 अलग अलग कैप्टन के साथ एक्सपेरिमेंट किया फॉर द टेस्ट एंड वनडे मैच। टेस्ट मैचेस में अलग कैप्टन रखा, वनडे में अलग रखा। सो पहले पुराने समय में एक ही कैप्टन होता था, एक ही तरह के कपड़े होते थे, और एक ही तरह का फॉर्मेट होता था। सो कैरी पैकर नाम के व्यक्ति थे। आजकल तो खैर क्रिकेट काफ़ी हो गया है, नाउ डेज द T20 मैचेस हैव बिकम ए रेज। आजकल तो T20 मैचेस जो है वो काफ़ी रेज में आ गए हैं, काफ़ी पॉपुलर हो गए हैं। तो वो बता रहे हैं कि उस ज़माने में ऐसा सब नहीं था। सो कैरी पैकर ने एक लेटरल थिंकिंग का इस्तेमाल किया, उन्होंने क्रिकेट का तौर तरीका बदल दिया। लेटरल थिंकिंग एक्सपर्ट एडवर्ड डी बोनो सेज, और जो लेटरल थिंकिंग के एक्सपर्ट हैं एडवर्ड डी बोनो, जिनके बारे में पहले भी हमने बात की थी, वो कहते हैं विद लॉजिक यू स्टार्ट विद सर्टन इंग्रेडिएंट्स। और लॉजिक की बात करें, तर्क की बात करें, सो नॉर्मल जो तर्क है उससे हम कुछ इंग्रेडिएंट्स के साथ स्टार्ट करते हैं, कुछ सामग्री के साथ, सामान के साथ हम स्टार्ट करते हैं। जस्ट एज इन चेस, जैसे कि चेस की गेम है, यू स्टार्ट आउट विद गिवन पीसेस, उसमें पक्के पीसेस दिए होते हैं, शतरंज के मोहरे दिए होते हैं। व्हाट आर दोज पीसेस, और वो मोहरे कौन से हैं? इन मोस्ट रियल लाइफ सिचुएशन, ज़्यादातर जो रियल लाइफ सिचुएशन आती है ज़िंदगी में, जो हालात आते हैं, द पीसेस आर नॉट गिवन। वहाँ पे हमें ये जो पीसेस हैं, शतरंज के मोहरे हैं, वो हमें दिए नहीं जाते। जस्ट एज्यूम दे आर देयर, उसको एज्यूम ही करना पड़ता है, मानना पड़ता है कि ये मोहरे हैं, ये सामग्री है हमारे पास, ये मटेरियल है, इससे हमने काम करना है। वी एज्यूम सर्टन परसेप्शन, हम कुछ परसेप्शन रखते हैं, कुछ दृष्टिकोण, नज़रिया रखते हैं, कॉन्सेप्ट्स, आइडियाज़ रखते हैं, एंड बाउंड्रीज, कुछ सीमाएं होती हैं, कुछ लिमिट्स होती हैं, तो उनमें रह के काम करते हैं। डी मोनो एक्सप्लेन करते हैं दैट लेटरल थिंकिंग इज कंसर्न नॉट प्लेइंग विद द एग्जिस्टिंग पीसेस। लेटरल थिंकिंग का मतलब ही ये है कि जो एग्जिस्टिंग पीसेस हैं, जो मोहरे दिए हुए हैं, उनके साथ नहीं खेलना, बट विद सीकिंग टू चेंज दोज वेरी पीसेस, बल्कि उन्हीं पीसेस को, उन्हीं मोहरों को बदल देना है।
सो वो मोरे कैसे चलते हैं, उनका अंदाज जो है वही बदल देना है, रूल ही बदल देना है उसका। इट इज़ कंसर्न विद द परसेप्शन पार्ट ऑफ थिंकिंग, और लेटरल थिंकिंग जो है वो परसेप्शन पार्ट ऑफ थिंकिंग की नज़रिया क्या है सोचने का, उसके साथ संबंध रखती है। सो लेटरल थिंकिंग का मतलब यही है कि अपना नज़रिया ही बदल देते हैं, अपना दृष्टिकोण ही बदल देते हैं थिंकिंग के प्रति, अलग तरीके से सोचते हैं, तो उसको लेटरल थिंकिंग कहते हैं। सो दैट्स व्हाट द लेसन इज, और इट हैज़ बीन adopted फ्रॉम एन आर्टिकल ऑन लेटरल थिंकिंग इन www.lifepositive.com। सो वेबसाइट से किसी से आर्टिकल लिया गया है ये, और एडवर्ड डी बोनो के बारे में आगे बताया गया है। एडवर्ड डी बोनो जिन्होंने लेटरल थिंकिंग जो टर्म है वो इन्वेंट की, उसके बाद जो डिस्कवर की, और एडवर्ड डी बोनो ने इसकी डेफिनेशन क्लियरली बताई है। सो डेफिनेशन यदि हमें समझ ना भी लगे तो जो एग्जांपल्स दी गई हैं, तो उन एग्जांपल से हमें समझ लगी गई होगी लेटरल थिंकिंग क्या होती है, कितनी इंपॉर्टेंट होती है, और यही चीज़ हमें सभी को करनी चाहिए। नॉर्मल थिंकिंग तो चलो करते ही हैं, लेकिन जो लेटरल थिंकिंग यदि हमें आ जाए, क्रिएटिव थिंकिंग, रचनात्मक थिंकिंग, थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स, तो हम बहुत ज़्यादा ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हैं, कठिन से कठिन समस्याओं का हल ढूंढ सकते हैं। So I hope the whole lesson is clear to you. So we'll meet once again in the next video. We'll do the next chapter in the next video. Thank you.